हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, घटनासार का ये सेकंड क्लास है। ऐसे ही कंटिन्यू क्लास प्राप्त करने के लिए जो कि आगामी परीक्षा बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस एवं अन्य परीक्षा जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं उसके लिए उपयोगी होगा। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक हुई, यानी पहली सभा लगी। पहली महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया 16 जून 2025 को। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। दोस्तों, ये जो बिग कैट अलायंस है ये भारत की पहल है जिसमें बिल्ली की प्रजाति, विश्व के 7 ऐसे प्रजातियां हैं जिसके संरक्षण करना, उनके विकास के लिए कार्य करना निहित है। इसको भारत के प्रधानमंत्री ने एक पहल के रूप में कॉप सम्मेलन में रखा था और उसी के पश्चात ये प्रारंभ हुआ था। अभी हाल ही में इसका पहला महासभा हुआ। इसके अध्यक्ष चुने गए, महानिदेशक नियुक्त किए गए। इन सभी पे चर्चा हम आगे करेंगे। इसमें 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों को रखा गया है जिसमें बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जैगुआर है और प्यूमा है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रहे कि जिसमें जो 7 प्रमुख बिल्ली हैं, प्रजातियाँ हैं, इनमें जैगुआर और प्यूमा भारत में नहीं पाए जाते हैं। बाकी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न ये उठ सकता है कि चीता तो 1952 में ही यहाँ पे भारत में समाप्त घोषित किया गया है। दोस्तों, अब भारत में पुनः चीता को जो है प्रजनन कराने या उनके संरक्षण करने के लिए बाहर से मंगाया जाना शुरू कर दिया गया है, जबकि मूल रूप से भारत में चीता विलुप्तप्राय हो चुका है। लेकिन अब चीता पाए जाते हैं। नामीबिया से आया था, दक्षिण अफ्रीका से आया था, लेकिन जैगुआर और प्यूमा जो है ये भारत की प्रजाति नहीं है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के पहल पर आधारित है, जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर IBCA की घोषणा की थी। अभी मैंने आपको बताया कि जो पर्यावरण सम्मेलन था उसमें इसको जो है मोदी जी ने पहल किया था। तो ध्यान रहे कि शुरुआत इसकी जो शुरू हुआ, इसकी जो घोषित किया गया, ये प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पे थी। लेकिन इस पर चर्चा जब कॉप सम्मेलन हो रहा था तो कई प्रकार के चीज़ें जैसे लाइव इन्वायरमेंट के रूप में और अन्य कई घोषणाएं हुई थी, उसमें मोदी जी ने इसकी भी चर्चा की थी। IBCA मार्च 2024 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तत्वाधान में गठित किया गया था। ये जो बिग कैट अलायंस है, इसको गठित करने का जो मेन प्रावधान था, ये मार्च 2024 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तत्वाधान में किया गया था। इस महासभा में भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मति से IBCA का अध्यक्ष चुना गया तथा SP यादव को महानिदेशक नियुक्त किया गया। ध्यान रहे कि यहाँ पे लिखा है SP यादव, इन्हें नियुक्त किया गया और भूपेंद्र यादव को चुना गया। यानी कि जितने लोग या जितने सदस्य IBCA में हैं, इन सभी के सर्वसम्मति से भूपेंद्र यादव को अध्यक्ष तो चुना गया, लेकिन नियुक्ति का मतलब ये हुआ कि इन्हें सीधे नियुक्त कर दिया गया, इसके लिए चुनाव नहीं हुआ है। अगला बिंदु है HAL का इसरो से SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
तकनीकी हस्तांतरण समझौता हुआ है। HAL ये बेंगलुरु की कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने 511 करोड़ रुपए की बोली लगा करके इस अनुबंध को प्राप्त किया है। HAL ने ये करेगी क्या? इसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV एक छोटा रॉकेट है जो 500 किलो तक के सैटेलाइट को 400 से 500 किलोमीटर ऊंची लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है, उसका निर्माण करेगा। ऐसा करने वाला HAL स्टार्टअप्स स्काईरूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मॉस के बाद रॉकेट बनाने वाली यह तीसरी कंपनी होगी। यानी HAL के पहले केवल स्काईरूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मॉस ही जो है यह रॉकेट बनाती थी, लेकिन अब यह रॉकेट बनाने वाली HAL तीसरी कंपनी होगी। अगला बिंदु है डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फाल्कन 2000 जेट का उत्पादन। अब क्या है कि डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फाल्कन 2000 जेट का उत्पादन किया जाएगा। अब यहाँ पे डसाल्ट भी लिखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डसाल्ट और रिलायंस ये दो अलग अलग कंपनियाँ हैं, लेकिन दोनों का नाम एक जैसे क्यों जोड़ा गया है? तो ध्यान रहे कि डसाल्ट एविएशन कंपनी ये फ्रांस की कंपनी है, ये फ्रांस की कंपनी है, और रिलायंस ये हमारे भारत की कंपनी है। इन दोनों को मिला करके डसाल्ट रिलायंस एविएशन कंपनी एक समझौता के रूप में बनाया गया था। अब इसका फाल्कन 2000 जेट का उत्पादन डसाल्ट रिलायंस एविएशन कंपनी करेगी और ये भारत में करेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कहाँ करेगी? भारत में करेगी। फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी ने घोषणा की है कि वह फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने के लिए भारत में असेंबली लाइन बनाएगी। फाल्कन 2000 LXS ये बनाएगी, बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाएगी। इसके लिए भारत में एक असेंबली लाइन बनाई जाएगी, ऐसा फ्रांस ने घोषित किया है। इसकी घोषणा 2025 में पेरिस एयर शो में की गई थी। पेरिस एयर शो में घोषित किया गया था। पहली बार है जब डसाल्ट अपने फाल्कन 2000 LXS एग्जीक्यूटिव बिजनेस जेट का निर्माण फ्रांस के बाहर करेगी। यानी इसके पहले ये बाहर नहीं करती थी, केवल इसका उत्पादन कहाँ पे होता था? फ्रांस में होता था। अब ये फ्रांस के बाहर भी उत्पादित किया जाएगा। फाल्कन 2000 LXS बिजनेस जेट का निर्माण महाराष्ट्र के मिहान बिजनेस आर्थिक क्षेत्र, ध्यान रहे कहाँ पे? पहले चीज तो ये फाल्कन 2000 LXS बिजनेस जेट का निर्माण महाराष्ट्र में मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र में डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड नागपुर के सुविधा में किया गया। यानी कि पहले चीज यहाँ पे ये पूछ सकता है कि हाल में फ्रांस के डसाल्ट कंपनी के द्वारा किए गए समझौते के तहत फाल्कन 2000 LXS बिजनेस जेट का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? जब राज्य की बात आएगी तो आप महाराष्ट्र लगाएंगे, विशेष स्थान की बात आएगी तो नागपुर लगाएंगे। डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड डसाल्ट एविएशन और रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ध्यान रहे कि जो रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड है ये किसके नियंत्रण में है? ये अनिल अंबानी के नियंत्रण में है।
ये मुकेश अंबानी की जो भाई हैं अनिल अंबानी, ये कंपनी उनकी है। और डसाल्ट रिलायंस ये फ्रांसीसी कंपनी है। इन दोनों के अनुबंध के साथ में डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड बना, और वो जो है अब फाल्कन 2000 LXS का निर्माण करेगी। भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने की क्षमता होगी। तो क्या इसके पहले कौन कौन से देश बनाते थे? अगर भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने वाली क्षमता रखेगी, तो इसके पहले कौन कौन रखते थे? तो इसके पहले फ्रांस हुआ, कनाडा हुआ, ब्राज़ील हुआ और अमेरिका हुआ, यानी USA हुआ। तो फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील और USA के पश्चात भारत ऐसा करने वाला 5वां देश बन जाएगा। अगला बिंदु है सेफ्रॉन और HAL के मध्य समझौता। ध्यान रहे, डसाल्ट भी आपने पीछे पढ़ा है, डसाल्ट कंपनी भी फ्रांस की है और सेफ्रॉन कंपनी भी फ्रांस की है। तो हाल में भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने और फ्रांस की जेट इंजन निर्माता कंपनी सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के बीच एक समझौता हुआ है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि जो डसाल्ट है वो रिलायंस के रूप में मिल करके डसाल्ट रिलायंस एविएशन करके एक कंपनी बना, उससे बनाया जाएगा फाल्कन 2000 LAX। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस के सेफ्रॉन कंपनी के द्वारा होगा, ये भी एक जेट इंजन निर्माता कंपनी है। तो एक समझौता हुआ, इसके पहले आपने देखा कि डसाल्ट का, उसके पहले HAL के साथ, बेंगलुरु के HAL के साथ एक समझौता और हुआ। ये तीसरा ऐसा समझौता है जो एयरक्राफ्ट या किसी अन्य प्रोडक्ट, यानी इसी पुर्जे को, चाहे कोई इंजन का प्रोडक्ट बनाना हो, कोई पार्ट बनाना हो, इसके लिए समझौता किया गया है। यह समझौता पेरिस एयर शो के 55वें संस्करण में हुआ। अभी आपने पीछे भी देखा कि एक समझौता वो भी पेरिस से हुआ था, ये भी पेरिस में ही हुआ है। दोनों कंपनी मिल करके लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्सन इंजन के पार्ट्स तैयार करेंगे। ये जो समझौता हुआ है पेरिस के एयर शो में, तो ये क्या करिए, एक इंजन के पार्ट्स तैयार करने का समझौता है जो कि भारत में बनाया जाएगा। अगला बिंदु है 16वीं जनगणना को मंजूरी। दोस्तों, भारत में 15वीं जनगणना हो चुकी है और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना हो चुकी है। अब ये आज़ादी के बाद की 8वीं होगी और टोटल 16वीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है कि जनगणना कराई जाएगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये कि 16वीं जनगणना जब 10 साल के बाद होती है तो 21 में शुरू होना चाहिए था, 23, 24, 25 तक डाटा आ जाना चाहिए था। तो इतना लेट क्यों हुआ? तो इसका लेट होने के 2 कारण थे। पहला कारण तो ये हुआ कि जिस समय जनगणना शुरू हुआ था कराने का, उस समय कोरोना महाकाल वो चल रहा था, महामारी का काल, उसके वजह से इसे लेट किया गया।
उसके पश्चात जब ये हुआ कि अब 16वीं जनगणना कराई जानी चाहिए, तो अपोजिशन और अन्य जो पार्टियां हैं वो जातिगत जनगणना के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगी। यहाँ तक कि बिहार, तेलंगाना, इन सब जगहों पे जातिगत राज्य के आधार पर जनगणना करा लिया गया, जो कि जनगणना केंद्र का विषय है, राज्य से लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने अपने आधार पे करा करके और जनता के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश की। अब जाकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को इस अधिसूचना को जारी किया और उसमें जातिगत जनगणना कराने की बात को माना। यह जनगणना अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। अधिकांश क्षेत्रों के लिए संदर्भित तिथि 1 मार्च 2027 है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र जो हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, इनके लिए 1 अक्टूबर 2026 रखा गया है। यानी कि 2 चरणों में होगा। पहला चरण होगा 1 अक्टूबर 26 से शुरू होगा और दूसरा 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। आप लोग अपना फीडबैक दें जिससे हम और सुधार कर सकें। हमारी कोशिश होगी कि घटनासार फर्स्ट, घटनासार सेकंड, आय दृष्टि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और आर्थिक डाटा जिसमें खनिज संसाधन डाटा, ये सब हों। इतने क्लासेस, इतने सारे सोर्सेज को मिला करके हम यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस को ध्यान में रख करके करंट अफेयर्स देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।